अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, लाइक सिंपलीफिकेशन एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन और बेसिक अलजेब्रा। ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है इन वन शॉट में। ठीक है, मैंने इसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया है अपनी चैनल पे, वो आप जाके चेक करना, जेकेपी कांस्टेबल वन शॉट लेक्चर्स। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम कवर करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ने में बैठोगे आपको एट लीस्ट 20 to 25 क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन मैंने इसको पहले खुद ऐसे प्रिपेयर किया है ताकि मैं आपको इसको हार्डली 1 और 1 to 2 आवर में इसको मैं आपको कवर करूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको, लेकिन मैं आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक टाइप आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मिस नहीं करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी जो परसेंटेज SI CI है और टाइम डिस्टेंस स्पीड है, मैं वो आपको एक ही लेक्चर में वो टॉपिक सारे कराऊंगा। ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम आप अच्छे से पढ़ना। देखिए, नंबर सिस्टम में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है यूनिट डिजिट, दूसरा होता है फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, HCF एंड LCM। ठीक है, HCF LCM इन्होंने सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन ये नंबर सिस्टम में आता है। मैं आपको इसके भी कुछ बेसिक कंसेप्ट कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। ठीक है, इसी लेक्चर में। देखिए, यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट होता है जो एक टर्म होती है जो उसका लास्ट डिजिट होता है। सपोज मगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 6432, इसका यूनिट डिजिट क्या है। अगर मैं पूछूंगा इस टर्म का यूनिट डिजिट क्या है, आप बोलोगे 2। ठीक है, जो वंस प्लेस में होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, वंस डिजिट या यूनिट डिजिट। ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ बोलूँगा सपोज 7+6+8, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, आपको इनको ऐड करना है। 8+6 14, 14+7 21। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 आ जाएगा इस टर्म का यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये होता है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सपोज अब अगर मैं आपको मल्टीप्लाई में बोलूँगा, सपोज 232 मल्टीप्लाई बाई 235, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ टर्म। तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे सर, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसका यूनिट डिजिट उठाना है और इसका यूनिट डिजिट उठाना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। वो क्या आ जाएगा, 5×2 = 10, और आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। ठीक है, अगर अगर अब ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज माइनस में 7-9, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, हम 7 को तो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ भी आपको यूनिट डिजिट में वो टर्म छोटी लगेगी जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे टर्म से, तो आप इसको यहाँ अपने आप में समझ लेना। सपोज ये यहाँ पर इसको 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है, आपको ये खुद मतलब इसको समझना है। यहाँ पर इसका 1 है और हम 17 को 9 माइनस करेंगे और 8 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँगा, देखिए 0 to 9 टर्म्स है। 0 to 9 हमारे जो वैल्यूज़ है, 0 to 9, इसमें इसमें 0, 1, 5, 6, ये चार जिस टर्म को भी यूनिट डिजिट होगा, उस जिस बेस टर्म का भी ये यूनिट डिजिट होगा, चाहे फिर उस टर्म का कितना भी पावर होगा, यूनिट डिजिट आपका यही रहेगा, यूनिट डिजिट आपका यही रहेगा। अब आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, अब मैं इसको एग्जांपल दूंगा। सपोज 3, 1, 6, इसके ऊपर मैं यहाँ पावर लिखूँगा 1, 2, 6, 4। अब अगर मैं आपको पूछूंगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अब आप बोलोगे हमें कैसे पता, हम इतना इसका स्क्वायर मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, बेस टर्म आपकी क्या है, 3, 1, 6। बेस टर्म का यूनिट डिजिट जब इनमें होगा 0, 1, 5, 6, देखिए यहाँ 6 है, इसका इस टर्म का आपका क्या आ गया यहाँ यूनिट डिजिट 6, इसका मतलब आपका यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है 6। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर आ जाएगा 1, 0, 6, 3, 5, यहाँ होगा इसका पावर 3, 2, 1, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट 5 होगा, क्योंकि आपके बेस टर्म का यूनिट डिजिट 5 है। जो बेस टर्म का यूनिट डिजिट अगर इनमें से होगा कोई 0, 1, 5, 6, तो आपका यूनिट डिजिट भी आंसर में सेम वही आएगा जो बेस टर्म है, यानी कि 5। ठीक है,
देखिए मैंने यहाँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है जो कि एसएससी में आया है, एसएससी सीएचएसएल में आया है, ठीक है, 2021 आई थिंक, हाँ, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर मैं अब आपको बोलूँगा, आप मुझे बोले इस टर्म का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको बेस टर्म में क्या मिलेगा 0 1 5 6, लेकिन यहाँ आपको बेस टर्म में क्या मिला, यहाँ 4 मिला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक आप कंसेप्ट याद रखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट बना लेना। जब आपको 0 1 5 6 नहीं दिखेगा बेस टर्म में, तो फिर जो आपका पावर होगा ना, पावर, आप उस पावर के 2 डिजिट्स ले लो, 2 डिजिट्स ले लो। सपोज यहाँ पर क्या है 2 9, ठीक है। आप 2 डिजिट्स ले लो और इनको आप डिवाइड करो 4 से। चाहे यहाँ पर आप समझोगे शायद यहाँ 4 है इसलिए मैं यहाँ डिवाइड करूँगा 4 से, नहीं, अगर यहाँ पर 7 भी होता, 3 भी होता, मैं तब भी 4 से इस 29 को डिवाइड करता, ठीक है। देखिए 29 डिवाइड बाई 4 करेंगे हम यहाँ, ठीक है। इसको हम जब कैंसिल कट करेंगे, 4 7 ज़ार 28, 4 7 ज़ार 28, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 1, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब जो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आएगा ना, उस रिमाइंडर को आप इस बेस टर्म का पावर बना लो। रिमाइंडर जो आपको यहाँ आएगा उसको आप यहाँ बेस टर्म का जो है, आप जो आपकी बेस टर्म का यूनिट डिजिट है उसको आप यहाँ उसका पावर बना लो, ठीक है। मेरा जो बेस टर्म है उसका यूनिट डिजिट क्या है 4, मुझे 4 को अब पावर क्या बनाना है, जो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, यहाँ पर मुझे रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो मीन्स 4 जब हम इनको एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक ही बार, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट भी आपका 4 आ गया, ठीक है। अभी मैं इसका और एक एग्जांपल आपको दूंगा, सपोज, ठीक है, लाइक 4 2 6, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 1 2 1 2 6, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 2 6। इसका मुझे आप यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, जब आपको, देखिए जो ये कंसेप्ट है, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बोली, आप अगर वो ट्रिक याद भी नहीं रखोगे, फिर भी आप अगर ये कंसेप्ट याद रखोगे, आप हर कोई यूनिट डिजिट निकालोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका पावर में जो 2 डिजिट है आपको उनको लेना है। मैं यहाँ पर 26 को लूँगा और मैं इसको डिवाइड करूँगा किससे, 4 से। देखिए अभी मैंने यहाँ यहाँ भी किससे किया था डिवाइड, 4 से। अब यहाँ 6 है, अब मैं 6 से डिवाइड नहीं करूँगा, मैं फिर भी 4 से करूँगा, क्योंकि 4 आपको याद रखना है कंसेप्ट में, आपको पावर को 2 डिजिट पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। देखिए अब मैं इसको कैंसिल करूँगा, 4 5 से 24, 6 ज़ार 24, और आपका यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। रिमाइंडर आपका 2 आ गया। अब मुझे जो रिमाइंडर यहाँ आ गया, अब मुझे वो यहाँ बेस टर्म को पावर बनाना है। जो ये 2 रिमाइंडर आ गया, मुझे अब बेस टर्म को ये पावर बनाना है। देखिए देयरफॉर 6 मुझे क्या है रिमाइंडर 2 मीनस 6 इंटू 6 36, मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा 6 इसका आंसर होगा। अब मैं आपको मल्टीप्लाई में एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। सपोज 2 3 7 इंटू 9 9 5 इंटू 7 3 8 इंटू 8 3, यहाँ पर अच्छे से नहीं गया, 8 3 इंटू 9, इसका मुझे यूनिट डिजिट आप बोलो, ठीक है। यूनिट डिजिट आपको मुझे बताना है। ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन 2020 में, ठीक है। देखिए कितना इजी है ये, कितनी बड़ी टर्म है, लेकिन हम इसको कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए आपको पूरी टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बस लास्ट के यूनिट डिजिट लेने हैं, ठीक है। देखिए 7 को 5 से करना है, क्या होता है 35। अब आपको यहाँ ये 5 उठाना है, इसको आपको इस यूनिट डिजिट से करना है। 5 8 ज़ार 40, 5 8 ज़ार 40। देखिए अब आपको यहाँ ज़ीरो आ गया, आपको यहाँ ज़ीरो आ गया। अब आप ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आपका ज़ीरो ही आंसर आ जाएगा। लाइक 0 इंटू 3 ज़ीरो, 0 इंटू 9 ज़ीरो, इसका मतलब आपका यूनिट डिजिट क्या है 0। अब आपको यूनिट डिजिट समझ में आ गया अच्छे से। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स क्वेश्चन में, ठीक है। आपका यूनिट डिजिट अच्छे से आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा आप। और यहाँ एक अगर आप याद रखो कि ये कंसेप्ट जब भी आपके टर्म में 5 आ जाएगा और उसमें कोई आड़ भी दिखेगा, तो आपका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। अगर आप
के टर्म में 5 है और कोई इवन डिजिट है, इवन नंबर है, तो आपका 0 रहेगा। सपोज़ मैं इसको एग्जांपल के हम सपोज़ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85, इसको मैं ऐसे ऐसे लिखूँगा 89 तक, ठीक है। अगर मुझे आप इसका यूनिट डिजिट बोलोगे वो क्या होगा, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 इंटू 2 2 इंटू 3, लेकिन वो ज़्यादा लंबा जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए आपका यहाँ 5 दिख गया और आपको देखना है कोई इवन नंबर है, इवन नंबर है इसमें कोई, हाँ बिल्कुल है, 2 5 2 ज़ार 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 आ गया आपका यहाँ। फिर आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आपका यूनिट डिजिट भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको बताना है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है, तो मैं यहाँ पर वो आपको लिख के दूंगा, आप इनको याद करना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं जेके एसएसबी में भी और एसएससी में तो आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर्स है, तो 9 होते हैं। 25 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स है, 6 है। और 50 से लेके 75 तक कितने प्राइम नंबर्स है, 6 है। 75 से लेके 100 तक कितने हैं, 4। जब हम इनको सारों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 15 15 21 25, तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 to 100, ठीक है। प्राइम नंबर्स, ये आप कंसेप्ट याद रखना, आपको हर जगह ही काम आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने और एक प्रीवियस क्वेश्चन लिया है यहाँ, जो कि एसएससी सीजीएल में आया है रिसेंटली, ठीक है। देखिए दिखने में तो क्वेश्चन बड़ा अजीब लगता है, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। विद इन 2 और 3 लाइन्स में हार्डली मैं इसको आपको सॉल्व करा के दूंगा, ठीक है। देखिए लेकिन आपको यूनिट डिजिट में कुछ कंसेप्ट ज़रूर याद रखने हैं। हालांकि ईजी है, जब आप इनको एक बार 2 बार, आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे बाद में इसके रिवीजन में, ठीक है। देखिए जब 4 का पावर जब भी आड होगा, 4 का पावर जब आड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, ठीक है। 4 का पावर जब इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा। इसी के साथ आपको 9 का भी याद रखना है। 9 का जब पावर आड में होगा तो 9 यूनिट डिजिट रहेगा। 9 का जब पावर इवन में होगा तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। सपोज यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, 9 का पावर जब इवन होगा तो 1 ही यूनिट डिजिट रहेगा। सपोज इवन नंबर क्या है इसका, मैं यहाँ पर रखूँगा इवन पावर 9, 2 मैं इसका पावर रखूँगा, 2 क्या है, इवन नंबर। 9 9 ज़ार 81, क्या है आपको यूनिट डिजिट 1। ऐसे ही ये अप्लाई होता है हर 9 में, चाहे कोई भी इवन नंबर हो। अब आड में क्या है, आड में जब 9 का आड पावर होगा तो 9 यूनिट डिजिट रहेगा। सपोज 9 का मैं यहाँ आड पावर रखूँगा, सपोज 1 ही रखूँगा। यूनिट डिजिट क्या था, 9 1 ज़ार 9, ये हर आड नंबर पे अप्लाई होगा। वैसे ही 4 का भी, सपोज यहाँ पर मैं 4 का आड नंबर यहाँ पे रखूँगा, 4 4 अगर मैं सपोज 3 रखूँगा यहाँ पर, वो क्या होता है 4, जब हम 4 4 ज़ार 16 16 इंटू 4, वो होता है 64 64। अब क्या आ गया आपका यूनिट डिजिट 4, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब हमें यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पर 4 का पावर क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड है। 9 तो ऑड है, यहाँ 169 मतलब ऑड ही है, तो यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो हम इसको यहाँ 4 लिखेंगे। अब 3 है, अब यहाँ हमें 3 को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 3 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको यह कौन सा कंसेप्ट सिखाया था, हमें लास्ट 2 डिजिट पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 9 ज़ार 36, हम इसको यहाँ काट करेंगे, 4 9 ज़ार 36, क्या रहेगा हमारा रिमाइंडर, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। इसको मैं अच्छे से लिखूँगा, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। मीन्स यहाँ पर मैं 3 रखूँगा और हमारा जो 1 पावर रिमाइंडर आ गया यहाँ पर, इस रिमाइंडर को हमें यहाँ बेस टर्म का जो यूनिट डिजिट है उसका पावर बनाना है। तो मैंने यहाँ अपने बेस टर्म का जो यूनिट डिजिट है उसका पावर 1 बनाया। अब माइनस यहाँ पर है, इसको मैं लिखूँगा, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 6 ज़ार 24 और 2 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। और वो रिमाइंडर हमें बेस टर्म का जो यूनिट डिजिट है उसका पावर बनाना है। सपोज 7 का यहाँ पावर बनाना है हमें 2, क्योंकि 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। देखिए अब कितना इजी है, 4 ये तो 4 ही होगा, 3 1 ज़ार 3 माइनस 7 7 ज़ार 49, 4 + 3 7
माइनस 49 49। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हम यहाँ यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, हमें खाली यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है। हम यहाँ 49 का जब भी आपको 2 दिखेगा 3 दिखेगा, आपको उसका खाली यूनिट डिजिट लेना है। अगर यहाँ पर मतलब 149 होता तब भी मैं यहाँ 9 ही लेता, यहाँ पर मैं 9 लूँगा। मैंने आपको बोला जब आप यहाँ सबट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ इसको 1 कंसिडर करना है अपनी टर्म को, ठीक है। इसको 1 समझना है। अब ये कितना आ गया आपका 17 माइनस 9, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आंसर 8 इसका यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा। अब हम फैक्टोरियल में आ जाते हैं, तो यूनिट डिजिट आपका पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम यूनिट डिजिट टाइप पे, अब हम फैक्टोरियल टाइप पे आ जाते हैं। देखिए अब हम फैक्टोरियल यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टोरियल की साइन क्या होती है, फैक्टोरियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन और सपोज यहाँ पर होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, उससे हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है ये फैक्टोरियल है। सपोज यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा 3 फैक्टोरियल का मुझे वैल्यू बोलो, तो आपको इसको 3 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो आंसर आएगा वो इसका फैक्टोरियल वैल्यू है। 3 इंटू 2 6 इसका फैक्टोरियल वैल्यू है। वैसे अगर मैं आपको बोलूँगा 4 फैक्टोरियल का मुझे आप वैल्यू बताओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 6 12, 12 2 24, 24 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक एल में होता है वो नंबर, जैसे यहाँ पर है 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर मैंने इसको एल में रखा 6, मीन्स ये 6 फैक्टोरियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये 2018 में आया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ईजी है, 5 फैक्टोरियल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। 5 4 सर 20, 23 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120, 120 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, 5 फैक्टोरियल बियॉन्ड, जब हम सपोज 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल होगा, 5 फैक्टोरियल बियॉन्ड, 5 फैक्टोरियल बियॉन्ड जब आप जाओगे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0, लाइक 5, देखिए 4 तक यहाँ पर क्या आ गया हमारा यूनिट डिजिट 4 आया था, 3 में क्या आया था 6, 5 फैक्टोरियल में क्या आया हमारा यूनिट डिजिट 0। 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के बियॉन्ड जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0, ये आप याद रखना है। अब अगर मैं आपको बोलूँगा इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करो, ये एसएससी सीपीओ में आया है, बहुत ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान भी है, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता होगा। देखिए 1 फैक्टोरियल जब हम इनको वैल्यू लिखेंगे 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही रहेगा, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 3 2 6 मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 6 आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल का क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 इज 12 24 24 यहाँ पर आ जाएगा। और हमें पता है जब मैंने आपको अभी बोला 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल भी अगर होगा तब भी 0 होगा, 0 आएगा यूनिट डिजिट, या 5 फैक्टोरियल के बियॉन्ड जब भी आ जाएगा, लाइक 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पर मैं आप क्या लिखूँगा इसका यूनिट डिजिट, डायरेक्टली मुझे अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिखूँगा, या अगर मैं 120 भी लिखूँगा सपोज यहाँ मल्टीप्लाई करके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मैं इसको यहाँ 0 लिखूँगा और यहाँ प्लस प्लस करूँगा, इसको मैं यहाँ, क्योंकि ये भी 100 है, ये 5 के बियॉन्ड है ना, 100 फैक्टोरियल भी 5 के बियॉन्ड है, तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली 0 लिखूँगा। देखिए कितना ईजी है। अभी मैंने आपको बोला जब आपका यूनिट डिजिट कंसेप्ट होगा तब आपको 2 टर्म से कुछ लेना देना नहीं, आपको खाली 1 यूनिट डिजिट लेना है। 2 + 3 2 2 + 1 3 3 6 3 + 6 क्या होता है 9 9 9 + 4 13 9 + 4 13, क्योंकि आपको 2 से कुछ लेना देना नहीं है, आपको यूनिट डिजिट में क्या है, आपको इससे लेना देना नहीं है, आपको खाली यूनिट डिजिट से कंसेप्ट है। 3 6 6 4 6 + 4 10 10 + 2 12 12 + 3 13 13 इसका आंसर आ 13 इसका आ गया। लेकिन अगर आपको यहाँ दिया गया होगा सपोज ऑप्शन में 13 भी 12 भी, फिर लिखा होगा 3 लिखा होगा, फिर डी में लिखा होगा सपोज 8,
आप ये मिस्टेक नहीं करना, आप इसको 13 यहाँ पर आप समझ लेना हाँ मेरा तो 30 निकल गया, इसका ये आंसर है, बिल्कुल गलत है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको खाली यूनिट डिजिट से लेना देना है, ठीक है। फाइंड यूनिट डिजिट, आपको यूनिट डिजिट पूछा गया है, आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। फैक्टोरियल, तो इतना ही कंसेप्ट है फैक्टोरियल का। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स में। आप फैक्टर्स कैसे निकालोगे किसी भी टर्म का, अब हम फैक्टर्स पे आ जाते हैं। देखिए अब हम यहाँ कंसेप्ट पढ़ेंगे फैक्टर और मल्टीपल। अभी हमने फैक्टोरियल ख़त्म किया, यूनिट डिजिट भी ख़त्म हो गया, अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स में। आप मुझे बोल सकते हैं फैक्टर और मल्टीपल में क्या फ़र्क है। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, हमेशा जब आप कुछ भी पढ़ रहे होगे ना, पहले बेसिक जो उसको होता है ना, बेसिक बिल्कुल ज़ीरो हो, पहले उस बेसिक को आप कवर करना है, तभी आप एडवांस जा सकते हैं। जब आपका बेस ही नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। फैक्टर हम उसको बोलते हैं, फैक्टर हम उसको बोलते हैं, फैक्टर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो जिन नंबर से कोई नंबर कट होता है ना, वो नंबर्स उसके फैक्टर होते हैं। मतलब जिन नंबर से कोई नंबर कट हो जाता है या डिवाइड होता है, वो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर होते हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पर लूँगा 12 में यहाँ पर लूँगा, मैं आपको बोलूँगा मुझे इसके फैक्टर्स बोलो, मुझे इसके फैक्टर्स बोलो। इन सिंपल मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मुझे इसके वो नंबर्स बोलो जिन नंबर से 12 डिवाइड होगा, जिन नंबर से 12 डिवाइड होगा। किन नंबर से 12 डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा डिवाइड, और 6 से होगा, और 12 से होगा। मीन्स ये जो नंबर है 1 2 3 4 6 12, ये है इसके फैक्टर्स। अब अगर मैं आपको बोलूँगा इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6। अब फैक्टर क्या है, सिंपली वो नंबर्स जिनसे कोई नंबर डिवाइड होता है, जिन नंबर से कोई नंबर काटता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, सपोज अगर मैं आपको बोलूँगा 12 के मुझे मल्टीपल बोलो, वो नंबर्स जो 12 के मल्टीपल होते हैं, सिंपली वो नंबर्स जो 12 के मल्टीपल होते हैं। सपोज 12 के मल्टीपल क्या है, एक तो 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, बियॉन्ड, मतलब ऐसे ऐसे। लेकिन ये क्या है, ये नंबर्स क्या है, ये 12 के मल्टीपल है। अब आगे आपको समझ डिफरेंस क्या है फैक्टर और मल्टीपल में। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर से कोई नंबर कटता है। लाइक 12 के फैक्टर्स क्या है, ये नंबर्स, क्योंकि ये सभी नंबर क्या करते हैं, इस 12 को डिवाइड करते हैं, इसको कट करते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस मल्टीपल और फैक्टर में। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आया भी है, ये भी शायद एसएससी में तो नहीं आया था, ये आईसीआर होता है एक एग्ज़ाम, उसमें आया था ये क्वेश्चन। इवन कि ये एसएससी में भी आते हैं ये क्वेश्चन, और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आज ट्रेंडिंग में है। लेकिन आपको सारे फैक्टर्स बोलने को वो नहीं बोलेगा। सपोज आपको वो नहीं बोलेगा मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बोलो, इवन फैक्टर्स भी बोलो, ऑड फैक्टर्स भी बोलो। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिया क्योंकि आपको तीनों निकालने आने चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप आज वो सीखोगे, बहुत ईजी है। देखिए हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फिलहाल इतने रखता हूँ फिर देखता हूँ। देखिए हम इसको हम फैक्टोरियल से निकालते हैं, वो प्राइम फैक्टोरियल होते हैं, मतलब 2 से 3 से। हम यहाँ डायरेक्टली इसको 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप ये नहीं करना 9 से करेंगे, 9 2 18 0 हो गया बस ख़त्म, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। हमें 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि 2 पहला प्राइम नंबर है। हम यहाँ 2 से करेंगे, 2 9 18 0, फिर से 2 से होगा 2 45। अब किससे होगा, ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 15, फिर से 3 से ही हो सकता है, 3 5 और 5 1। तो ये इसके फैक्टर्स है। अब हम इसके फैक्टर्स को कैसे काउंट करेंगे, सपोज देखिए 180 के फैक्टर्स हम कैसे काउंट करेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 बार, 2 टाइम्स 2 है, एंड 2 टाइम्स 3 है, एंड 1 टाइम्स 5 है। 1 को लो या मत लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मीन्स यहाँ पर कितनी बार 2 टाइम्स आ गया, हम अब इसको यहाँ एक ही बार लिखेंगे, 3 2 टाइम्स आ गया, और 5 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है।
देखिए देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं, आपको पावर्स में 1 ऐड करना है, हर किसी पावर में आपको ऐड करना है और उसके बाद उन पावर्स को मल्टीप्लाई करना है और आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। लाइक कैसे, देखिए यहाँ पर मैं इसको 1 ऐड करूँगा, यहाँ पर भी मैं इसको 1 ऐड करूँगा और इसको भी मैं 1 ऐड करूँगा। अब इनको देखिए 2 + 1 कितना हो गया यहाँ पर 3, 2 + 1 यहाँ पर कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 1 + 1 कितना है यहाँ 2। इसका कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हैं 18। हो गया ये ख़त्म। देखिए फिर से मैं बोलूँगा मैंने कैसे निकाले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहले मैंने इसके टोटल फैक्टर्स निकाले यहाँ ऐसे, मैंने इसको हर टाइम जब आप फैक्टर्स की बात होगी आप 2 से स्टार्ट करना, फिर 3 से स्टार्ट करना, फिर 4 5 ऐसे डायरेक्टली जंप नहीं करना नंबर्स में, मैं 180 को 9 से डिवाइड करूँगा क्योंकि हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना। फिर मैंने यहाँ क्या लिखे, मैंने यहाँ इसके ये फैक्टर्स लिखे कितने टोटल है फैक्टर्स। फिर मैंने देखे जो 2 टाइम्स है उनको मैंने यहाँ स्क्वायर किया, अगर कोई 3 टाइम्स होता फिर मैं इसको यहाँ क्यूब करता, 4 टाइम्स होगा फिर मैं यहाँ 4 पावर उसको करता। यहाँ पर ये 2 टाइम्स था, मैंने 2 टाइम्स 2 लिखा, 3 था 2 टाइम्स मैंने 3 लिखा, यहाँ 2 टाइम्स और 5 था 1 टाइम, मैंने इसको 1 पावर रखा। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आप ऐड करो 1 पावर्स में, ऐड 1 पावर्स में, देन ऐड पावर्स एंड फाइनली मल्टीप्लाई, एंड फाइनली मल्टीप्लाई। तो वही मैंने यहाँ किया, पहले मैंने पावर्स में 1 ऐड किया, फिर मैंने पावर्स को टोटल में ऐड किया, कितने हैं देखिए 2 + 1 3 है, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे 2 + 1 3 है, मैंने खाली फिर यहाँ गेम खेला, ठीक है, फिर मेरा मतलब खाली इनसे रहा यहाँ। नीचे के जो बेस टर्म है मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने इनको 1 ऐड किया और इनको मल्टीप्लाई किया, जो मेरा आंसर आ जाएगा वो मेरा फैक्टर होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जहाँ आप ये नहीं करना कि यहाँ 8 होगा क्योंकि वो यूनिट डिजिट अलग कंसेप्ट था, यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालने, ठीक है। इसका आंसर 18 आ गया। अब हमें निकालने हैं इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए इवन फैक्टर्स में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली पहले ये लिखना है यहाँ पर जो हमारा ऑलरेडी आंसर आया था, सपोज 2 का पावर 2 था यहाँ, और 3 भी था हमारा यहाँ 2 टाइम्स, और 5 भी था यहाँ हमारा 1 टाइम्स, ठीक है। यहाँ हमें अब क्या करना है, यहाँ हमें वो करना है, हमें इवन फैक्टर्स का पूछा है तो हम इवन नंबर को 1 ऐड नहीं करेंगे। यहाँ इवन फैक्टर्स पूछा है, इवन फैक्टर्स पूछा है तो हम इवन नंबर को, चाहे इवन नंबर कोई भी होगा, हम उनको ऐड पावर में 1 नहीं करेंगे। लाइक मैं इसको यहाँ ऐड नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ 1 ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये इवन है, क्योंकि ये इवन है। कौन है इवन, 2 है इवन। तो फिर मैं किसको ऐड करूँगा 1, मैं ऑड को ऐड करूँगा, ठीक है, उसको मैं वैसे के वैसे ही रखूँगा, उसको मैं वैसे की वैसे ही रखूँगा। अब मैं कैसे निकालूंगा फिर यहाँ इवन फैक्टर्स, 2 यहाँ पर 2 ही रहेगा क्योंकि मैंने इसको ऐड बैड कुछ भी नहीं किया, ये डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 + 1 क्या है 3, एंड 1 + 1 क्या है 2, 2 3 6, 6 × 2 12, तो 12 क्या है इसका इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स हो गया, आपको ये भी अंडरस्टैंड। इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स में मैंने क्या किया, मैंने इवन नंबर को ऐड नहीं किया पावर्स में, बाकी में किया। अब आती है बारी ऑड फैक्टर्स की। ऑड फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, सपोज मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले लिखूँगा जो मेरे फैक्टर्स थे टोटल में 3 × 2 5 × 1। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले हमने इवन नंबर की कदर नहीं की क्योंकि हमने इसको 1 ऐड नहीं किया, हमने इसके साथ धोखा किया। यहाँ पर हम इवन नंबर को डिलीट ही करेंगे, हम उसको बोलेंगे अब तेरी ज़रूरत भी नहीं है, इवन में तो तेरी कदर थी, खाली एटलीस्ट अपना वैल्यू तो आपका रखा था, लेकिन ऑड फैक्टर्स में यहाँ पर इवन नंबर का कोई वैल्यू ही नहीं है, हम इसको यहाँ हटा रहे हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इसकी कदर ही नहीं है, हम इसको यहाँ डिलीट ही करेंगे। किया डिलीट हमने, हम खाली
सेम वही करेंगे, इनमें पावर्स ऐड करेंगे। अब यहाँ ये नहीं आगे आ जाएगा, अब खाली हमें इनसे मतलब है। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2 3 2 ज़ार 6। तो ये रहा आपका ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में हमने इवन नंबर के साथ टच भी नहीं करना है। जब आपको ऑड फैक्टर्स निकाले होंगे इवन नंबर के साथ टच नहीं करना है, और बाकी जो ऑड है उनके पावर इसमें 1 ऐड करना है। इवन फैक्टर्स में क्या करना है, इवन फैक्टर्स में आपको इवन नंबर के पावर को ऐड नहीं करना है, लेकिन जो उसका अपना वैल्यू है वो रखना है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपको सभी को 1 ऐड करना है पावर में, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टर्स का कंसेप्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप में। अगर अब आपको वो बोलेगा, अगर आपका क्वेश्चन आएगा आपको प्रोडक्ट करना है फैक्टर्स का, जो भी मतलब आपके फैक्टर्स है, ऑल फैक्टर्स, उनका प्रोडक्ट कितना निकलेगा। इसका भी एक फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है। देखिए हमें पहले क्या करना है, आपको प्रोडक्ट का पूछा है ना, पहले हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं वो हमने पहले ही निकाला था। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 180 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, 18 थे। हम हमने वो भी निकाला है ना। हाँ देखिए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हैं, 18 है। हमें पहले वो निकालना है। मैंने इसलिए यहाँ पर 180 लिया क्योंकि और ऑलरेडी हमने इसके निकाले हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई और टर्म लेता फिर और टाइम कंज्यूम होता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। देखिए क्या करना है आपको सीधे यहाँ जो नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, पहले आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सपोज नंबर ऑफ फैक्टर्स, और आपको उसको डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालोगे। देखिए यहाँ पर नंबर क्या है, आपका नंबर दिया गया है 180, हम यहाँ 180 लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 18 है, और हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और वो कितना आ जाएगा, 180 रेज पावर 9, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड होगा 9 से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स का कंसेप्ट यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए अब हम यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इवन कि यूपीएससी सीसेट में भी इसके क्वेश्चंस एवरी ईयर 1 क्वेश्चन पर ये, मतलब ये कंपलसरी है उनका पूछना, 1 क्वेश्चन तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का वो पूछते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड आप कैसे निकालोगे, आप देखना जितने पेयर्स 5 और 2 के बनते हैं उतने ज़ीरोज़ होंगे। सपोज़ अगर 5 2 के पेयर 2 है तो 2 ज़ीरो बनेंगे, 5 2 के पेयर 4 है तो 4 ज़ीरो बनेंगे, 5 2 के पेयर 8 है तो 8 ज़ीरो बनेंगे, 5 2 पेयर का एक ही है तो 1 ज़ीरो बनेगा। लाइक अगर यहाँ पर सपोज मैं बोलूँगा आपको 5 × 2 5, 2 5, 2 कितने पेयर है 5 और 2 के, 3 पेयर है, 3 पेयर है ना, मीन्स 3 ज़ीरो आ जाएंगे एट द एंड, ठीक है। लेकिन आपको देखना है मिनिमम नंबर ऑफ़ पेयर्स। अगर सपोज़ 5 के पेयर 6 है और 2 के पेयर 4 है, अगर आप मैं बोलूँगा फाइंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इवन ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। 5 के पेयर 6 है और 2 के पेयर 4 है। अब आपको बोलना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 6 होंगे या 4 होंगे। यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ होंगे एट द एंड। क्यों होंगे 4 ज़ीरोज़, क्योंकि आपको देखना इक्वल पेयर। अगर 5 के पेयर 6 है, 2 के पेयर 4 ही है, तो ये कहाँ इक्वल होगा। लेकिन हाँ 5 के पेयर 6 है, इसके 4 भी बनेंगे ना। अगर 5 के पेयर 5 भी होते तब भी, 5 के पेयर 4 तब भी बनते क्योंकि 4 से ज़्यादा है। लेकिन 2 के पेयर कितने टोटल है, 4 है, इसके 6 तो नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें यहाँ मिनिमम काउंट करना है, मिनिमम पेयर मैटर से मैंने यहाँ पर लिखा भी है। अब क्वेश्चन आया है एसएससी में, और ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, जो एएफपीओ का एग्ज़ाम होता है या सीएपीएफ का भी होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है।
देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप कैसे निकालोगे अब इस टर्म को, फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड। आपको जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का कंसेप्ट जब भी होगा, आपको उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर्स इन द सेंस आपको इनको 2, 3, 5, 7 में तोड़ना है। उनके मल्टीपल्स के साथ इनको तोड़ना है। सपोज़ अगर मैं इस 23, 21 को देखूँगा, इसको मैं कैसे तोड़ूँगा? 3 × 7 और 3 भी है मेरा प्राइम फैक्टर और 7 भी है मेरा प्राइम फैक्टर, ठीक है? 35 मैं कैसे तोड़ूँगा? इसको मैं करूँगा 5, हाँ 5 × 7 होगा। 5 भी है मेरा प्राइम फैक्टर और 7 भी है मेरा प्राइम फैक्टर। 6 2 5 को मैं कैसे तोड़ूँगा? 6 2 5, 5 स्क्वायर 25, 25 को जब मैं स्क्वायर करेंगे 5 4 बार कितना होगा? 5 3 बार 5 × 5 देखता हूँ मैं आ जाएगा कि नहीं। 5 है सर 25, 25 125 × 5 5 सर 25, 2 5 2 सर 10 12 5 1 सर 5 6। हाँ, इसको मैं कितनी बार तोड़ सकता हूँ? 4 बार। 5 मेरा प्राइम फैक्टर है और 8 को मैं, ये मुझे पता है 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब मीन्स 2, जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 वो क्या आ जाएगा आंसर? 8 उसका आंसर आ जाएगा। 2 × 2 4, 4 × 2 8। और 116 मुझे पता है, इसको मुझे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। 11 × 5 होता है 155, 11 × 5 होता है 55, 55 को 3 बार में करूँगा। सपोज इसको मैं लिखूँगा यहाँ 11 × 5 × 3। 11 भी है मेरा प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, 5 भी है और 3 भी है। देखिए अब आपको यहाँ काउंट करना है नंबर ऑफ़ 5 और नंबर ऑफ़ टूज़ आपके कितने हैं। पहले हम देखेंगे सपोज नंबर ऑफ़ टूज़, नंबर ऑफ़ टूज़, या आप इसको ऐसे भी लिखो नंबर ऑफ़ टूज़ आपके कितने हैं, कितने हैं। देखिए हम काउंट करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और कहीं पे 2 नहीं नज़र आ रहा है। मीन्स यहाँ पर कितने हैं? नंबर ऑफ़ टूज़ ओनली 3 है, नंबर ऑफ़ टूज़ ओनली 3 है। और नंबर ऑफ़ फाइव्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ फाइव्स कितने हैं? ये मैं यहाँ पर क्या लिखा है इसका समझ नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ़ फाइव्स कितने हैं? हम 5 को काउंट करेंगे, यहाँ 4 बार है, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 5 नंबर ऑफ़ फाइव्स कितनी बार है? 6 बार। मीन्स ये 2 है 3 बार और 5 है 6 बार। अब इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? अब इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? मैंने अभी आपको बोला जो मिनिमम नंबर ऑफ़ फैक्टर होगा, जो मिनिमम नंबर होगा, जो मिनिमम पेयर होगा, उतने ज़ीरोज़ होंगे, उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ किसके मिनिमम है? 2 के 3 है और 5 के 6 है। मीन्स यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। मीन्स यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन होगा A3 B6 तो आप किसको चूज़ करोगे? A3। मीन्स नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड हो गए इस टर्म को 3, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने हैं? 3 है, क्योंकि ये मिनिमम है। 5 के पेयर 6 है तो इसके 3 भी बनेंगे, लेकिन जो 2 के पेयर 3 है इसके 6 पेयर तो नहीं बनेंगे, इसलिए मिनिमम पेयर मैटर्स यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको सपोज़ पूछेगा, इसकी एक ट्रिक भी आती है लेकिन आप उसको अभी उतना याद नहीं रखना। आपको हमेशा देखना है, सपोज़ अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ 300, फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ 300। मैं इसको क्वेश्चन को लिखूँगा यहाँ। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ a इज इक्वल टू 300 फैक्टोरियल। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, आपको खाली इस 300 से मतलब है, ठीक है। अब आप इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालोगे? अगर मैं देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में आपको किन के साथ लेना देना है? 5 एंड 2, मतलब 5 और 2 के साथ आपको लेना देना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कंसेप्ट में। अगर मैं आपको बोलूँगा 1 से लेके 300 तक कौन ज़्यादा बार आ जाएगा,
2 और 5, 1 से लेके 300 तक कौन कौन सा नंबर मतलब ज़्यादा टाइम आ जाएगा, 2 और 5। डेफिनेटली 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 में भी आ जाएगा, 4 में भी आ जाएगा, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 12 में भी, 20, 40, 5 तो उतनी बार नहीं आ जाएगा। और आपको यही देखना है इन दोनों में से जो मिनिमम टाइमर्स आ जाएगा किसी टर्म में, आपको उसी से डिवाइड करना है। आपको उसी से डिवाइड करना है। सपोज़ यहाँ पर 300 है, आप उसी से डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पर 600 होता, 1000 होता, 200 होता, आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको 5 से डिवाइड करना था। क्योंकि ये नहीं कि हर टाइम 5 से डिवाइड होगा। अगर आपको लगेगा, सपोज़ अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये होगा आपकी टर्म। अगर मैं आपको बोलूँगा इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, आप यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 5 ज़्यादा बार आता है। लेकिन देखिए 5 5 में भी, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी, लेकिन 2 खाली किस में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा, और 20 में आ जाएगा, और 30 में आ जाएगा। मीन्स यहाँ आप जो बड़ी टर्म है 35, उसको आप डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये नहीं हर टाइम 5 से डिवाइड होगा। जो मिनिमम नंबर आ जाएगा किसी टर्म में तो उससे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 हज़ार 30, और 0 आ जाएगा, 5 12 हज़ार 60, और 5 2 हज़ार 10, 5 2 हज़ार 10। अब आप इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे काउंट करोगे? देखिए, जब आपका ऐसा बनेगा कभी भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, फिर कैसे काउंट करते हैं, आप इन तीनों को ऐड करना, आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। कितना होगा, 72 + 2 74, 74 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 + 12 72, 72 + 2 74। तो ये था आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का कंसेप्ट। यहाँ इसकी ट्रिक भी है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको हमेशा बेसिक आना चाहिए। इवन कि ये भी है, सपोज़ अगर आपको 100 तक पूछा जाएगा, 100 होगी सपोज़ लास्ट टर्म, उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 24। अगर 200 होगा, उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 49। अगर 300 होगा, उसके कितने होंगे, 99। अगर 400 होगा, उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 124। मीन्स यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 25 मल्टीप्लाई n कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर मैट ये करता है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। सपोज़ यहाँ पर क्या था, 300 था ना यहाँ पर। देखिए मैं इसको कितनी आसानी से करता, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आ जाएगा, ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 74 आ जाएगा, और यहाँ पर 99 आ जाएगा। देखिए 25 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, क्योंकि यहाँ मुझे 3 दिया गया है, इंटू 3 मैं -1 करूँगा, वो कितना आ जाएगा, 75 - 1 74। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है, लेकिन ये खाली वैलिड है कितने तक, 100 से लेके 1000 तक ये वैलिड है। ये फार्मूला 25 × n-1। n यहाँ पर कौन क्या आ जाता है, n यहाँ पर आ जाता है जो यहाँ पर दिया गया होगा, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये था नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का कंसेप्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप में। यहाँ पर मैं अगर आपको और एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, सपोज यहाँ पर मैं 10 लिखूँगा, प्लस 100 लिखूँगा, प्लस 1000 लिखूँगा, प्लस ये लिखूँगा। अब अगर मैं आपको बोलूँगा इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, अब अगर मैं बोलूँगा आपको इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, आप अगर इनको ऐड करने बैठोगे थोड़ा टाइम भी लगेगा, और उतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में। एडिशन में आप क्या करना है, जो मिनिमम है उसके पास जितने ज़ीरो है उतने आंसर होगा। मीन्स यहाँ पर 1। कैसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर इनमें सबसे छोटा कौन है, मिनिमम कौन है, 10 है, और 10 के पास कितने जीरो है, 1 है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 आ गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा इंटू इसके कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हम ज़ीरोज़ को काउंट करते हैं, और उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। लाइक इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, हम इनको ऐड करेंगे, 3 + 2 5, इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5। अब अगर देखिए, अब और एक क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, CGL में आया है, और यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना। इफ़ i = 2 × 4 × 6 × 8 × सपोज़ यहाँ तक यहाँ लिखा है
यहाँ लिखा है 1000, फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड। ये एसएससी का क्वेश्चन है फेज़ 10 का। ये खतरनाक पेपर होता है फेज़ एसएससी लेवल में। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बोला नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में आपको किन के साथ लेने देने हैं, 2 और 5 के साथ। यहाँ आप वही करना। देखिए यहाँ पर 2 × 4 × 6 × 8 मीन्स यहाँ पर एक टर्म छोड़ के है दूसरी टर्म, मीन्स यहाँ पर खाली इवन नंबर्स है। इसका मतलब अगर ये टोटल कितने हैं 1000 है ना, इसका मतलब है यहाँ पर टोटल मुझे कितने हैं 500, क्योंकि इसने एक एक ऑलरेडी छोड़ दिया है। यहाँ पर इसने खाली इवन नंबर्स लिखे हैं, मीन्स 1000 तक कितने इवन नंबर्स आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे। और अब आपको देखना है 500 में कौन मिनिमम टाइम्स आ जाता है, 2 और 5। देखिए 2 तो बहुत बार आ जाएगा, क्योंकि अब ये 1 से लेके 500 तक, ठीक है, 1 से लेके 500 तक 2 बहुत बार आ जाएगा और 5 मिनिमम बार आ जाएगा, मिनिमम टाइम्स आ जाएगा। तो इस दिस मीन्स हम 500 को यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। ये किससे हो जाएगा, 5 1 5 00, 5 2 10 और 5 4 20। और अब ये डिवाइड नहीं होगा इससे आगे, क्योंकि हमें खाली यहाँ 5 से लेना देना है। अब ये नहीं करना 2 × 2 4, क्योंकि हमें खाली यहाँ 5 और 2 से, अगर आपने स्टार्ट किया 5 से तो लास्ट तक आपको 5 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें इनको काउंट करना है, 100 + 20 + 4 124 इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, 124 इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट भी सिखाया था, एक ट्रिक भी सिखाई थी आपको, क्या करना था, 25 × n - 1, 25। और यहाँ पर आपका n क्या था, 5 था, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है। अब हमें 1000 से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने एक टर्म ऑलरेडी छोड़ दी है। इसका मतलब यहाँ पर खाली कितने हैं, 500 टर्म्स है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। 25 × 5 कितना होता है, 125 और -1 124। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 124। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम डिविजिबिलिटी पे आ जाते हैं। देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट किया। यूनिट डिजिट हमने पढ़ा, फैक्टोरियल हमने पढ़ा, फैक्टर्स हमने सीखा कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमने सीखा कैसे निकालते हैं। अगर आप इतने टॉपिक्स को कहीं पे पढ़ते ना, आपको डेफिनेटली 5 या 6 क्लासेस आपको लेने थे, ठीक है। वहाँ पर एक क्लास में एक ही कंसेप्ट सिखाते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी पे आ जाते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आप मैथ्स में लगभग ऑलमोस्ट, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है किसी मैथ्स के, आप 10 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप जल्दी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के साथ कौन डिवाइड होगा, 2 के साथ कौन डिविजिबल होगा, या तो लास्ट डिजिट उसका 0 होगा, या उसका लास्ट डिजिट डिविजिबल होगा किससे, 2 से। सिंपल है। 4 किससे डिविजिबल होगा, कौन सा डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, या तो उस डिजिट के, या तो उस टर्म के लास्ट में 2 0 होनी चाहिए, या डिविजिबल होना चाहिए 4 से, ठीक है। 8 से कौन सी टर्म डिवाइड होगी, कौन कौन सी टर्म 8 से डिविजिबल है, या तो लास्ट में उस टर्म के 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए, या तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 8 से। यहाँ 4 से या तो लास्ट डिजिट 2 0 आने चाहिए उस टर्म के, या लास्ट 2 डिजिट उस टर्म के 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 से भी वही है, या तो लास्ट 3 डिजिट 0 होने चाहिए, या लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए उस टर्म के। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। सपोज यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, 2308, 2308। अब अगर मैं आपको बोलूँगा क्या ये 8 से, जल्दी अगर आपको करना होगा, देखिए ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा, मुझे खाली अभी मैं अगर इसको बड़ी टर्म लूँगा, सपोज 23408, मुझे देखना है क्या ये डिविजिबल है 8 से। मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे खाली लास्ट के 3 से है, लास्ट जो 3 टर्म्स है मुझे अब उनसे लेना देना है, लास्ट के 3 टर्म से।
क्योंकि मैंने आपको सिखाया या तो लास्ट के 3 टर्म उस टर्म के 3 ज़ीरो होने चाहिए तो होगा वो 8 से डिवाइड, या तो उस टर्म के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। देखिए आसानी से 8 5 ज़ार 40, 8 1 ज़ार 8 मीन्स हाँ ये डिविजिबल है, 8 से बिल्कुल सही है, आपको बाकी कुछ करना नहीं है। सपोज़ अब अगर यहाँ होता 1 6 4 2 1 7 4 0 8, अगर आपको पूछा गया था विच नंबर इज़ द डिविजिबल ऑफ 8, फिर आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे इतने इतने बड़े, आप कन्फ्यूज़ हो जाते वहाँ। आपको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको खाली फिर 3 से मतलब है, हाँ बिल्कुल है। तो वैसे ही आपको सभी को ये अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं 16 में। 16 के डिविजिबल कौन टर्म होगी, या तो लास्ट के 4 डिजिट 0 होने चाहिए उस टर्म के, या तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको 8 का सिखाया। अब 3 का अलग है, अब 3 और 9 का यहाँ अलग है, इसलिए मैंने आपको यहाँ 2 फिर 4 पढ़ाया, ना कि 2 3 डायरेक्ट। 3 से वो टर्म डिविजिबल होगी या तो उस टर्म के सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए 3 से। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम डायरेक्ट 6 3 1 4 5 2। अगर मैं आपको बोलूँगा क्या ये टर्म डिविजिबल है 3 से या नहीं है, आप डिविजिबल करने बैठोगे इस इतनी बड़ी टर्म को, आपको 3 4 मिनट इसी में लगेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ना। ठीक है, देखिए क्या करना है, आपको इनका देखना है सम कितना है। अगर इनका सम डिविजिबल है 3 से, मीन ये टर्म डिविजिबल है 3 से। 6 + 3 9, 9 + 1 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 + 2 21, 21। अब मुझे देखना है क्या इनका सम डिविजिबल है 3 से। 3 7 ज़ार 21 बिल्कुल है, मीन्स ये टर्म डिविजिबल है 3 से। 9 का भी आपको वही देखना है, 9 का भी आपको वही देखना है। अगर कोई टर्म डिविजिबल है 9 से तो उनका सम, सपोज अगर मैं यहाँ लूँगा 9 9 4 5 7 2। अगर आप में को मैं बोलूँगा क्या ये टर्म डिविजिबल है 9 से या नहीं, आप इनको ऐड करोगे, सम करोगे, 9 9 ज़ार 9 + 9 18, 18 + 4 22, 22 + 5 27, 27 + 9 27 + 35 37, 18 22 27 36, 36 इनका सम आ गया, और डिवाइड में करूँगा ऐसे 9 से, हाँ बिल्कुल है, 9 4 ज़ार 36 मीन्स ये टर्म 9 से डिवाइड है। अगर अब यही टर्म होती है यहाँ पर, सपोज 9 9 4 6 6 2 होता या 1 होता है, ये नहीं हो जाती फिर डिवाइड 9 से, क्योंकि इनका सम ऑफ टर्म डिविजिबल नहीं है 9 से। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस में। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर 6 नहीं पढ़ाया, मुझे आपको 6 भी पढ़ाना था। यहाँ पर 6 के डिविजिबल कौन होंगे, देखिए 6 के डिविजिबल अगर कोई टर्म, हम कैसे बता सकते हैं क्या ये टर्म डिविजिबल है 6 से या नहीं है। अगर कोई टर्म 2 से डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, मीन्स वो टर्म 6 से भी डिविजिबल होगी। 2 का मैंने आपको बोला या लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का मैंने, और क्या 3 का भी मैंने आपको बोला सम ऑफ टर्म होना चाहिए डिविजिबल 3, तो मीन्स वो टर्म 3 से डिवाइड है, मीन्स अगर यहाँ पर ये सेटिस्फाई होंगे दोनों तो वो टर्म 6 से डिवाइड है। अब हम यहाँ पर 7 का भी है, लेकिन 7 हम बाद में पढ़ेंगे जब उसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मैं आपको इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर k53206 k इज डिविजिबल बाय 6। ऐसे ही आपको डिविजिबिलिटी में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इसके 1 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या पूछा गया है 6, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया ना 6 का अभी। अगर कोई टर्म 2 और 3 से डिवाइड होती है, मीन्स वो 6 से भी होगी। तो यहाँ हमें क्या क्या देखना है, एक देखना है 2, दूसरा देखना है 3। अब हम इस टर्म को यहाँ लिखेंगे, हमारी टर्म क्या दी गई है K5 3 2 0 6 K। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस K की भी वैल्यू हम पुट करेंगे
और यहाँ पर भी के की वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ होगी। और ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 6 से, दैट मीन्स 2 और 3। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पर के का वैल्यू पहले पुट करता हूँ 2, और बाकी मैं ऐसे लिखूँगा 206, और यहाँ पर भी मुझे 2 का पुट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सपोज़ यहाँ पर के माना है 2, के माना है 2। अब हम इनको ऐड करेंगे, पहले देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20। क्या 20 डिविजिबल है 3 से? नहीं है। दिस मीन्स के का वैल्यू 2 नहीं होगा, के का वैल्यू 2 नहीं होगा। अब हम के का वैल्यू कुछ और रखते हैं यहाँ, सपोज़ 4 रखूँगा मैं यहाँ। अब मैं यहाँ के को मानूँगा 4, 4 5, बाकी हमें सेम वैसे ही लिखना है जैसे दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ मुझे 4 पुट करना पड़ेगा। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20, 20 + 4 24। क्या 24 डिवाइड है, डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल है। 3 8 ज़ार 24। क्या 24 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 2 2 ज़ार 24, मीन्स ये सेटिस्फाई करता है। जब हम के की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है डिविजिबिलिटी बाई 6 से। दिस मीन्स इसका के का वैल्यू क्या होगा, यहाँ के का वैल्यू 4 होगा यहाँ। द नंबर 30744 इज़ डिविजिबल बाई विच डिजिट। देखिए ये मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया है ताकि आपको सारा रिवीजन होगा यहाँ डिविजिबिलिटी में। पहले हमें 2 से देखना है क्योंकि यहाँ पर आपको इतने टर्म्स दिए गए हैं, मीन्स आपको सारे निकालने पड़ेंगे, लेकिन बहुत ईजी है। देखिए आपको देखना है क्या लास्ट 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है, मीन्स हाँ 4 डिवाइड होता है 2 से, मीन्स 2 डिविजिबिलिटी यहाँ सेटिस्फाई है। क्या 3 इसको डिवाइड करेगा? हमें इसको 3 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल क्या बोला आपको, टर्म को सम करना है। 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, हाँ 18 इसका सम होता है डिविजिबल 3 से। बिल्कुल 3 से भी है। क्या 4 से है? 4 के आपको लास्ट 2 टर्म्स देखने हैं, यहाँ लास्ट के 2 टर्म 0 होने चाहिए। हाँ 4 4 मीन्स 4 11 ज़ार 44, बिल्कुल 4 इसको डिवाइड करेगा। क्या 5 इसको डिवाइड करेगा? 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या तो लास्ट यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट। लेकिन यहाँ पर या ना तो 5 है ना तो 0 है, मीन्स 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 6 होगा? बिल्कुल होगा। डायरेक्ट मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि जब 2 और 3 से हुआ, मीन्स 6 से भी होगा। क्या 7 से होगा? देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको यहाँ 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का आपको पेयर बनाना है। 3 3 का पेयर कैसे बनाना है, सपोज़ यहाँ पर है 3 0 7 4 4, इसके आपके 3 3 पेयर बनाने हैं। अब आप बोलोगे यहाँ तो 5 ही लेटर से हम 5 ही नंबर से हम कैसे 3 3 पेयर बनाएंगे। देखें ये एक अलग पेयर है 7 4 4, और ये है 3 0। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली 0 ऐड करना है। जब पेयर नहीं बनता है तो हमें 0 यहाँ उसको मान के चलना है। अब हमें इसको इससे माइनस करना है। जब हम इसको यहाँ माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 14। फिर हमें इसको देखना है क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। हम चेक करेंगे 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, मीनस यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, मीनस ये डिविजिबल है। जब भी रिमाइंडर 0 आता है दिस मीनस दिस इज़ द डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। तो हाँ बिल्कुल 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 8 से है। अब हमें 8 का क्या करना है, 8 के लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 8 9 ज़ार 72, 2 कैरी 24, हाँ बिल्कुल है। 9 का है, 9 का भी मैंने आपको क्या बोला, सम ऑफ डिजिट्स देखना है। 7 3 ज़ार 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, हाँ 18 डिविजिबल है 9 से, मीनस ये भी है। अब हमें देखना है यहाँ कौन सा आंसर सही होगा। क्या ए होगा? 5 से भी 2 से भी 3, हाँ 2 3 से है लेकिन 5 से तो नहीं है, मीनस ये वाला नहीं आ जाएगा। 2 5 6 है, यहाँ पर भी 5 है, मीनस नहीं आ जाएगा। 2 8 9, 2 से भी है 8 से भी 9 से भी, हाँ बिल्कुल है। 9 5 7 बिल्कुल है, मीनस यहाँ पर ये 2 आंसर सही है इसके। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल कितनों का ख़त्म हुआ, यहाँ पर 2 का भी हुआ,
3 का भी हुआ, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी हुआ। 10 का तो पता ही है, जैसे 5 का है या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5। 10 का भी वही है, लास्ट में जब 0 होगा तो डेफिनेटली वो 10 से होगा ही डिवाइड। तो इनका तो सारों का सारा ख़त्म हो गया। अब कौन सा बच गया यहाँ? 11। अब 11 डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं? सपोज़ यहाँ एक टर्म है 2 4 7 8 6 1 2। हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं? ऑड पे जो नंबर्स है हम उनका ऐड करते हैं। इसका हम ऐड करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 हम यहाँ क्या लिखेंगे 17 इनका है। और फिर जो ऑड नंबर, फिर जो इवन नंबर्स पे हम उनका अलग से ऐड करेंगे। 4 8 1, 8 + 1 9, 9 + 4 13। फिर हम इनका लास्ट में यहाँ माइनस करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। अब हमें यहाँ से पता चलेगा क्या ये डिविजिबल है 11 से या नहीं है। 11 डिविजिबिलिटी क्या बताता है? या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या ऐसा कोई टर्म जो 11 से डिविजिबल होगा। क्या ये 0 है? नहीं है। क्या ये 4 डिविजिबल है 11 से? नहीं है, मीन्स ये टर्म डिविजिबल नहीं होगे 11 से। तो अब हम यही क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हम पहले इस टर्म को लिखेंगे जो हमारी टर्म यहाँ दी गई है क्वेश्चन में, 4 6 3 9 3 x 8। हमें देखना है यहाँ x का वैल्यू निकालना है इस 7 डिजिट नंबर में। फिर x का वैल्यू वो होना चाहिए ताकि ये सारी टर्म डिविजिबल होगी किससे? 11 से। अब हम यहाँ 11 के वैल्यूज़, हम यहाँ x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, जो ऑड में है उनको पहले ऐड करो अलग से। इसका हम इससे ऐड करेंगे, फिर हम इसको इससे ऐड करेंगे। 4 + 3 7, 7 + 3 13, 7 + 3 10, 10 + 8 18। हमने यहाँ 18 लिखा। फिर इनका हम अलग से करेंगे जो इवन पे है। 9 + 6 15, 15 + x, मैंने ये 15 + x आ जाएगा। और हम इन दोनों का क्या करते हैं, फिर लास्ट में इन दोनों का माइनस करते हैं और आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 18 - 5 15 + x। देखिए, या तो यहाँ 0 आना चाहिए मुझे या डिविजिबिलिटी बाय 11 आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर x की वो वैल्यू पुट करनी है ताकि या तो यहाँ डिफरेंस इनका 0 आना चाहिए या तो इनकी डिफरेंस वो आनी चाहिए जो 11 से डिविजिबल होगी। और यहाँ इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, जो कि अपने ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। एक्यूरेट 7 6 5 D 11। यहाँ से मुझे समझ आ जाता है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करूँगा 3, ये कितना हो जाएगा? 15 + 3 18, 18 - 18 जब ये होगा, मेरा डिफरेंस क्या आ गया? 0, मीन्स बिल्कुल ये 11 से डिविजिबल होगा। फिर मुझे देखना है कि जो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की क्या वो ऑप्शन में है? वो बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा और ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, CDS का जो पेपर हुआ था आई थिंक 2020 या 2019 में, और एक क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है। जबकि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये टर्म डिविजिबल है 7 11 एंड 13 से। 7 11 13 से जब भी आपको बोला गया होगा कि हाँ ये नंबर, ये टर्म, ये डिजिट किससे डिविजिबल होता है? 7 11 13 से। दिस मीन्स उस टर्म के आपके फर्स्ट 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दिस मीन्स फिर वो डिजिट 7 11 13 से डिवाइड होगा। ये आपको रूल टू रिमेंबर, ये आपको रूल याद रखना है। देखिए, अब हमें क्या दिया गया है? 5 7 Z X Y 8।
और ये हमें बताया गया है कि ये डिविजिबल है किससे, 7 से, 11 से एंड 13 से। ये हमें क्या बताता है, अगर आप मुझे बोल रहे हो कि ये मतलब कोई टर्म मुझे डिवाइड होगी, फिर तो उस टर्म को तो इक्वल बनना पड़ेगा फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 के टर्म्स को, ठीक है। कैसे, दिस मीन्स ये 3 और यहाँ पर भी यही 3 होने चाहिए। अगर यहाँ पर 5 7 जेड है तो यहाँ पर भी मतलब 5 7 जेड होगा। इवन जेड तो यहाँ पर नहीं लेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। इसका तीसरा टर्म हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी तीसरी टर्म वो दी गई है, वो क्या है, 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें यहाँ दी गई है, क्या है, 5। सेकंड टर्म हमें नहीं पता यहाँ y, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है ये 7 है, मीन्स यहाँ पर हम 7 रखेंगे और यहाँ पर हमें 8 तो आ ही जाएगा। तो आ गया हमारे XYZ मतलब रूल टू रिमेंबर, अगर डिविजिबल होगा कुछ 7 11 13 से तो फिर वो नंबर होना चाहिए XYZ शेप में, मीन्स फर्स्ट 3 टर्म्स तो नेक्स्ट भी वही 3 टर्म्स आने चाहिए। तो यहाँ से अब हमें किस किस की वैल्यू पता चली, x हमें यहाँ पता चला, x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 7 और z की वैल्यू क्या है, इन तीनों की वैल्यू हमें पता चली और z की वैल्यू हमें क्या पता चली 8। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी x माइनस 2y प्लस z की हमें वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 इंटू वाई, मीन्स y का वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 है, प्लस z की वैल्यू क्या है, z 8 के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5 माइनस 7 2 सर 14 प्लस 8। और हमें ये पता है कि जो बोर्ड मास है पहले उसमें क्या आता है, वी बोर्ड मास मैंने आपको सिंपलीफिकेशन में पढ़ाया है, वी वेनिकुलम बार बी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर 14 प्लस 8 कितना है 22, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 14 क्या होता है, दिस मीन्स मैंने आपको पहले बोला यहाँ पर हम 14 को अगर हम 5 करेंगे तो लेकिन साइन तो यही आ जाएगी -9 और यहाँ +8 है, दिस मीन्स यहाँ -1 आंसर आ जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, उसके बाद हम HCF LCM कंसेप्ट शुरू करेंगे, मीन्स आधे घंटे में लेक्चर ख़त्म होगा। लेकिन HCF LCM को स्किप नहीं करना, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँगा बिटवीन 3 एंड 200, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको 3 इंक्लूड नहीं करना है, ना आपको 200 इंक्लूड करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला बिटवीन 3 और 200 के बिटवीन, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अगर आपको बोलूँगा फ्रॉम 3 टू 200, इसका मतलब क्या है, आपको 3 भी काउंट करना है और 200 भी काउंट करना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें, कैसे आपका क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ मनी नंबर्स बिटवीन 3 एंड 200 आर डिविजिबल बाय 7। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इनको आप मिस नहीं करना। देखिए ये इजी है, इनके 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। देखिए शॉर्टकट क्या है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है ना, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है पहले ही, मतलब देखिए आपको ये बताया गया है कि 3 और 200 के बिटवीन कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 7 से, ठीक है। इन सिंपल यही मतलब है इसका। हमें पता है जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ 7 होगी, 7 होगी। और अगर आप लास्ट टर्म भी पता करोगे, यहाँ पर मैं इसलिए पता कर सकता हूँ क्योंकि मैंने टेबल पढ़ा है, आप भी पढ़ोगे, आपने भी पढ़ा होगा और आपको भी याद होगा 189 किसका मल्टीपल है,
189 नहीं होगा, 196, 196 इसका मल्टीपल है। और हम इनको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, और हम यहाँ इनको +1 करेंगे। देखिए ये फार्मूला क्या है, ये है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस, और प्लस होता है यहाँ पे 1। इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं ये फार्मूला किसकी है, नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए ये फार्मूला है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस +1। यहाँ पे डिफरेंस हमारी क्या है, डी हमारे यहाँ 7 है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल है 7 से, वो 7 है। और लास्ट टर्म कौन सा है, मतलब लास्ट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल होगा 7 से, वो 96 है। अगर आपको यहाँ 196 नहीं पता कि मैं कैसे निकालूंगा, सपोज यहाँ पर आपको बड़ी टर्म होगी 700 सपोज, फिर आप कैसे निकालोगे लास्ट टर्म, आप सिंपली 200 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से, जो दिया गया है 7 2 ज़ार 14, 6 0 7 8 ज़ार 56, यहाँ पर 4 आ गया। दिस मीन्स यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टर्म आप कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म आप कैसे निकालोगे, इसका आप माइनस करोगे 196, ठीक है, 196। और जब आप इसको आप ऐड करोगे 7 + 196 कितना होता है 18। मैंने यहाँ पर क्यों प्लस किया, यहाँ पर तो माइनस है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ कितनी है 7 है। जब हम इनको माइनस करेंगे यहाँ पर 189 आ जाएगा, डिफरेंस है 7 + 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 2 ज़ार 14, 4 7 7 ज़ार 49, 27 + 1 = 28। तो देर आर 28 numbers which are divisible by 7 which lie between 3 and 200। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 7, 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14, यहाँ पर 6 होगा और ये 60 बनेगा, 7 8 ज़ार 56, 7 8 ज़ार 56। जब आपका डिविजिबल पूरी तरह से इसको कट नहीं करता है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखना 28 इसका आंसर है। अगर ये इसको कट नहीं करता है, मीन्स यहाँ पर ये कम रहता है, ज़्यादा यहाँ पर ये ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उस टाइम आप -1 करना, 28 - 1। लेकिन यहाँ पर इसने कट किया और कम ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर जब आपने इसको डिवाइड किया 7 2 ज़ार 14, 14 इसका यहाँ पर 6 रह गया और वो यहाँ चला गया, ये कितना बन गया 60 बन गया। मैंने फिर कितना किया 7 8 ज़ार मैंने क्या किया यहाँ 56, मीन्स यहाँ पर अभी भी 4 रह गए, मीन्स ये अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 28 लिखा। अब हम आ जाते हैं HCF एंड LCF में। अब हम यहाँ शुरू करते हैं HCF एंड LCF। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, और क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, और आपके सिलेबस में ऑलरेडी नंबर सिस्टम मीनस HCF LCM भी इंक्लूड है उस टॉपिक में ऑलरेडी, ठीक है। देखिए HCF और LCM में फ़र्क क्या है, अगर मैं आपको सिंपल में बोलूँगा, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको पहले ही बोला नंबर सिस्टम में कि फैक्टर किसको हम बोलते हैं, फैक्टर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 12 लिखूँगा, मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ, और इसके फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स मीनस क्या है कि वो नंबर्स जो इस 12 को डिवाइड करेंगे, 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 भी इसको डिवाइड करेगा, हाँ 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा एंड 12 भी करेगा। ये क्या है, ये फैक्टर्स है किसके 12 के, क्योंकि ये नंबर्स 12 को डिवाइड करते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उन नंबर्स के जो फैक्टर्स है उनमें जो कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा वो होगा HCF। सपोज मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा 12, सपोज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है 12, अब मैं यहाँ पर सपोज 18 लिखूँगा। 18 के फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 6 9, और 18 तो खुद आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर मैं आपको बोलूँगा इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अभी मैं आप इसकी ट्रिक भी बोलूँगा शॉर्टकट में आप कैसे निकालोगे, लेकिन अभी आप कंसेप्ट समझना। देखिए, मुझे यहाँ पर किसको ढूंढना है, कॉमन को ढूंढना है और हाईएस्ट को ढूंढना है, और मेरा वही होगा। देखिए HCF, मुझे पहले किसको किसको ढूंढना है, कॉमन को। पहले मुझे कॉमन को ढूंढना है, फिर मुझे देखना है क्या वो हाईएस्ट है। बिल्कुल, अगर होगा तो फिर वो आपका डेफिनेटली फैक्टर होगा। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट, यहाँ पर कॉमन क्या है, पहले मुझे कॉमन देखना है ना। 1 2 3 4 6 12 में क्या क्या कॉमन है, 1 भी है कॉमन, लेकिन ये दोनों जगह है। 2 भी है कॉमन, 3 भी है कॉमन, 4 नहीं है कॉमन, 6 कॉमन है क्या, 6 के बाद कोई ऐसा है जो कॉमन है। 9 18, यहाँ पर 9 18 नहीं है, 6 के बाद यहाँ खाली 12 है। दिस मीन्स कॉमन इनमें क्या है, कॉमन इनमें 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं थे, क्योंकि इनके बाद 6 भी आ जाता है, इसमें इसमें 6 भी आ जाता है। अब मुझे देखना है क्या ये कॉमन जो मैंने यहाँ ढूंढा क्या वो हाईएस्ट है। बिल्कुल हाईएस्ट है, क्योंकि इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। दिस मीन्स ये मेरा कॉमन हाईएस्ट है, ये मेरा कॉमन हाईएस्ट है, और ये मेरा फैक्टर भी है। HCF मीन्स ये मेरा फैक्टर भी है। अब शॉर्टकट में आप कैसे इसको पता करोगे, 12 एंड 18 का HCF क्या है। देखिए HCF या तो किसके बराबर होगा, HCF या तो छोटे नंबर के बराबर होगा या छोटे नंबर से कम होगा। इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, 12 है, 18 में 12 है। HCF या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। 12 से बड़ा कभी भी HCF नहीं होगा। आपके क्वेश्चन में जो भी, अगर यहाँ पर मतलब कितने भी टर्म्स होंगे, 18 30 44 होगा, जो इस टर्म में स्मॉलेस्ट है या तो उसके बराबर होगा HCF या तो उससे छोटा होगा। अब मुझे देखना है, अगर ये 12 है, क्या ये 18 को डिवाइड कर सकता है, नहीं करेगा। तो अब मुझे इससे नीचे जाना है, मुझे वो फैक्टर देखना है जो अब 12 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा। अगर मैं इनकी शॉर्टकट में डिफरेंस लूँगा, इनकी डिफरेंस कितनी आ जाती है, 6। फिर मुझे देखना है क्या ये डिफरेंस इन दोनों को डिवाइड करता है। हाँ, 12 6 को डिवाइड करता है, 18 को भी डिवाइड करता है। दिस मीन्स 6 इसका HCF है। ठीक है, अब यहाँ पर वही कंसेप्ट है। सपोज 4 8 एंड 12, 4 8 12, अगर मुझे आपको इनका HCF बताना होगा, आप मुझे क्या बोलोगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, HCF या तो छोटे नंबर के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। HCF कभी भी 4 से बड़ा आंसर नहीं होगा, कभी भी 4 से बड़ा HCF नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ फैक्टर देखना है, फैक्टर जो डिवाइड करेगा, ना कि मल्टीपल। ठीक है, मुझे देखना है अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या ये 8 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 8 4 से डिवाइड होता है। क्या 12 इसका फैक्टर है, मतलब क्या 4 12 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 12 डिवाइड से होता है 4, मतलब 4 3 12 आराम से डिवाइड होता है। दिस मीन्स 4 इसका HCF होगा। या अगर आप इसको ऐसे भी देखोगे इनकी डिफरेंस कितनी आ जाती है, 4। फिर मुझे देखना है 4, क्या ये बाकी नंबर इसके फैक्टर हैं, मतलब क्या ये बाकी नंबर इस इनके डिफरेंस से डिवाइड होते हैं। अगर होते हैं तो मीन्स HCF, मीन्स यहाँ पर HCF आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका HCF 4 आ जाएगा। अब LCM क्या है, LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर मैं यही एग्जांपल 12 एंड 18 का ही लूँगा, 12 एंड 18 का ही लूँगा, 12 18 का ही एग्जांपल लूँगा, यहाँ पर फैक्टर नहीं है, यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पर मुझे देखना है कॉमन क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है। यहाँ पर मुझे क्या देखना था, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मुझे यहाँ पर देखना था, फिर वो हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे देखना है कॉमन मल्टीपल। सपोज 12 के मल्टीपल क्या है, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है। ऐसे ऐसे मैं अगर जाऊँगा, मतलब 60 72 डैश 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 डैश। और 18 के मल्टीपल क्या है, 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, डैश 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 डैश। अब अगर मुझे इनका देखना है कि इसका LCM क्या होगा, LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो कॉमन मल्टीपल होगा और लीस्ट होगा। यहाँ पर हाईएस्ट नहीं होना, यहाँ पर लीस्ट मतलब छोटा होना चाहिए, जो पहले आ जाएगा, लेकिन वो कॉमन होना चाहिए। देखिए 12 यहाँ पर 18 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 24 36 कुछ भी कॉमन नहीं है। 36 मीनस 36 कॉमन है। फिर मुझे उसके बाद
कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ लीस्ट देखना है, जो मुझे पहले आ जाएगा कॉमन मल्टीपल। 36 से पहले कोई भी मुझे कॉमन मल्टीपल नज़र नहीं आया, इसका मतलब 36 इसका कॉमन मल्टीपल है और यही होगा इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ बताऊँगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ को मैंने आपको क्या बोला, या तो स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर होगा या तो स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा होगा टर्म में। एलसीएम या तो जो बड़ी टर्म होगी, बड़ा नंबर होगा क्वेश्चन में, या तो उसके बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन मुझे देखना है क्या वो मल्टीपल है, जो मैं यहाँ देखूँगा मुझे फिर देखना है क्या वो इनका मल्टीपल है। देखिए अगर यहाँ 30 है, क्या 30 15 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। क्या 30 20 का मल्टीपल है? मीन्स क्या 30 20 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है, क्योंकि 21 20 22 40 नहीं आता है। इसका मतलब मुझे इसका डबल करना पड़ेगा, मुझे इसका डबल करना पड़ेगा, एलसीएम में डबल करना पड़ता है। अब मुझे देखना है क्या ये 60 इनका मल्टीपल है। क्या 60 15 के मल्टीपल में आता है? बिल्कुल आता है। 15 मल्टीपल बाई 4 क्या होता है? 60। क्या 60 20 के मल्टीपल में आता है? बिल्कुल आता है। 20 इंटू 3 60 मीनस 60 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। 60 इसका एलसीएम। आप शॉर्टकट में अगर आप मतलब बेसिक अप्रोच से करोगे, सपोज 4 8 12 है यहाँ पर, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना होगा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं बेसिक में, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। आप इसको निकालेंगे 2 2 4 4 2 4 8 2 6 12 2 1 2 2 2 4 2 3 6 यहाँ पर 2 1 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 3 तो ऐसे ही रहेगा, और अब यहाँ 3 से मल्टीपल होगा, 1 1 ऐसे ही रहेगा, और 3 1 3, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24 मीनस इनका एलसीएम होगा 4 8 12 का एलसीएम कितना होगा? 24। देखिए कैसे, मैंने आपको क्या बोला, या तो बड़ा नंबर होगा या तो बड़े नंबर से बड़ा होगा। क्या 12 मल्टीपल है 8 का? नहीं है, मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? डबल 24। क्या 24 8 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। 8 3 24। तो ये था आपका एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब हम आज आ जाते हैं क्वेश्चन में। आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड एलसीएम ऑफ 3 6 3/4 6/7 9/8। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये PYQ है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लाइटली नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको हर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, और बेसिक भी पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दिया गया है फाइंड एलसीएम ऑफ मीन्स जो ऊपर होंगे मुझे उनका एलसीएम निकालना होगा। अगर सपोज यहाँ दिया होगा फाइंड HCF ऑफ, मुझे फिर ऊपर का HCF निकालना था। देखिए अब मुझे एलसीएम निकालना है ऊपर वालों का और HCF निकालना है नीचे वालों का, ठीक है। अगर यहाँ दिया होगा फाइंड HCF ऑफ, तो फिर मुझे ऊपर HCF निकालना था और नीचे एलसीएम निकालना था, और इसको मैं ऐसे लिखूँगा 3/4 6/7 9/8। एलसीएम 3 6 9 का क्या आ जाएगा? देखिए एलसीएम या तो बड़ा नंबर होगा, अगर वो मल्टीपल है बाकी नंबर्स का फिर तो वही होगा, अगर नहीं है फिर को उसको डबल करना पड़ेगा। 9 6 के मल्टीपल में तो नहीं आता है, तो इसका मतलब इसको डबल करना पड़ेगा। 18, क्या 18 3 के मल्टीपल में है? बिल्कुल है। 3 6 18, क्या 18 6 के मल्टीपल में है? हाँ, 6 3 18 मीनस 18 इसका एलसीएम होगा। अब मुझे देखना है इसका HCF। 4 7 8 का HCF क्या होगा? देखिए जब आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा होगा, मीन्स देखिए इनमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, मीन्स यहाँ 3 डिफरेंस है, यहाँ 1 डिफरेंस है। अब आपको देखना है इनको एक ऐसा फैक्टर जो सबको डिवाइड करेगा, एक ऐसा फैक्टर जो सबको डिवाइड करेगा। देखिए 3 तो नहीं कर सकता है, 2 भी तो नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर 7 है, 3 भी तो नहीं कर सकता है, 4 भी नहीं कर सकता है, 5 भी नहीं कर सकता है, 7 भी नहीं कर सकता है क्योंकि यह 8 है, और 8 भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो खाली मतलब एक ऐसा 8 तक कोई नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड करेगा। मीन्स जहाँ पर कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, जब आपको HCF में कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा होगा, दिस मीन्स आपका HCF फिर 1 होगा।
फिर खाली 1 ही बचा है जो सबको डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने 2 भी देखा वो डिवाइड करता है खाली 8 को, और 4 को 7 को नहीं करता है, 3 किसी को नहीं करता है, 5 किसी को नहीं करता है, 6 किसी को नहीं करता है, 7 खाली 7 को करेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपको इवन पहले कहाँ तक देखना है एचसीएफ में, खाली स्मॉलेस्ट नंबर तक आपको देखना है। आपको देखना है क्या 4 इनका फैक्टर है 7 का, 8 का तो है लेकिन 7 का नहीं है। फिर आपको इसे नीचे जाना है, फिर आपको देखना है 2, मतलब आपको इसका आधा करना है। फिर आपको देखना है क्या 2 इनका फैक्टर है, हाँ 8 का है लेकिन 7 का नहीं है, तो फिर मुझे इसका आधा करना है। वो कितना आ जाता है 1, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, सबका फैक्टर है, दिस मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें दिया गया है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज या आर 8 एंड 14। मीन्स एचसीएफ क्या है 8 और एलसीएम क्या है 14। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 24, एक नंबर हमें दिया गया है, देन अदर नंबर इज़, हमें सेकंड नंबर बताना है इनको, ठीक है। तो इसकी एक फार्मूला आती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पर आपको एचसीएफ एंड एलसीएम दिया गया होगा और एक नंबर दिया गया होगा और आपको दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू 2 नंबर। ये 2 नंबर्स को प्राइम होती है, क्या होते हैं ये 2 नंबर्स, क्या होते हैं को प्राइम मीन्स जिनका एचसीएफ आपस में 1 होगा और वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं। सपोज 3 एंड 5, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है और ये आपस में डिवाइड नहीं करते हैं। 5 3 को डिवाइड नहीं कर सकता है और 3 5 को डिवाइड नहीं कर सकता है, और इनका एचसीएफ आपस में 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि इनका जब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, जब हम इनका सपोज एचसीएफ यहाँ देखेंगे 5, 3 1 जार 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, 2 1 जार 2, यहाँ डिफरेंस कितनी आ जाएगी 1 2, 1 2 जार 2, तो एचसीएफ इसका 1 होगा। को प्राइम मैंने आपको बोला वो नंबर्स जिनका एचसीएफ आपस में 1 होगा और वो आपस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो होता है को प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक। अब मुझे फार्मूला को देखना है, मुझे एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, यहाँ पर मैं लिखूँगा एलसीएम मुझे कितना दिया गया है, एलसीएम मुझे दिया गया है 48 और एचसीएफ कितना दिया गया है, नहीं मुझे यहाँ एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम, हाँ एलसीएम मुझे दिया गया है 48 एंड एचसीएफ मुझे 8 ही दिया गया है, बिल्कुल हाँ सही है। और एक नंबर मुझे दिया गया है 24 और सेकंड नंबर सपोज मुझे नहीं पता है, उसको मैं यहाँ एक्स मान के चलता हूँ। यहाँ पर क्या होगा 48 इंटू 8 ऐसे होगा, जो यहाँ इक्वल के इस साइड में ये यहाँ डिवाइड होता है, तो यहाँ पर एक्स रहेगा। इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, मीन्स यहाँ पर कितना आ गया आंसर 48 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एक्स। 3 1 जार 3, 3 6 जार 48, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 16। तो ऐसे आपको नंबर निकालना है। अगर आपको एचसीएफ एंड एलसीएम दिया गया होगा और आपको एक नंबर दिया गया होगा, फिर आपको बताया जाएगा आपको सेकंड नंबर निकालना है, तो फिर आपको ये फार्मूला याद रखनी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखिए एचसीएफ और एलसीएम में जब भी आपको रेशियो में पूछा जाएगा, तो जब आपको रेशियो में एलसीएम निकालना होगा तो आप सिंपली उस टाइम सबको मल्टीप्लाई करना
और जब आपको रेशियो में HCF का पूछा गया होगा, आप सिंपली डिवाइड करना है HCF से, ठीक है। मीन्स रेशियो में अगर आपको LCM निकालना होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और रेशियो के क्वेश्चन में जब आपको HCF दिया गया होगा, HCF निकालना होगा, आप सिंपली डिवाइड करोगे। अभी आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और आपको हमेशा ये याद रखना, LCM हमेशा डिवाइड होता है HCF से, ठीक है। LCM, अगर आपका LCM कुछ दिया गया है और HCF दिया गया है, आपको कैसे कन्फर्म करना है क्या ये सही है दोनों। LCM हमेशा डिवाइड होगा HCF से, ये आप नोट कर लेना। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4 and 5, देयर HCF इज 8, देयर LCM इज, मीन्स हमें रेशियो में LCM पूछा गया है, ठीक है। रेशियो के क्वेश्चन में हमें LCM पूछा गया है, हमें LCM निकालना है। हम सिंपली क्या करेंगे, जो रेशियो भी दिया गया है हम उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4:5, हम अगर हम सिंपली हम इसका LCM निकालेंगे ना, या मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 × 5 क्या होता है, 20। या अगर हम 4 and 5 का LCM भी निकालेंगे, वो भी कितना होगा, 20 हुआ, क्योंकि 5 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम इसका डबल करेंगे 10, तब भी ये 4 का मल्टीपल नहीं है। 15 भी अगर हम इसका ट्रिपल करेंगे, तब भी वो 4 का मल्टीपल नहीं है। जब हम इसका मतलब 4 टाइम्स करेंगे 5 का, वो 20 होगा, और 24 का मल्टीपल है, मीन्स इसका LCM 20 होगा, ठीक है। चाहे आप मल्टीपल करो या LCM निकालो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हमें क्या दिया गया है, HCF इज़ 8, तो हमें सिंपली यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है। 20 × 8, 160 इसका आंसर होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, HCF और LCM के क्वेश्चन में जब आपको रेशियो में क्वेश्चन दिया गया होगा और फिर आपको LCM निकालना होगा, तो फिर आप सभी को मल्टीप्लाई करना, जो जो भी दिया गया है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3 and 4 एंड देयर LCM इज, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, 4 and 5 एंड ये 3 and 4 का है, एंड देयर LCM इज 122, द सम ऑफ नंबर्स इज, ठीक है। यहाँ रेशियो के क्वेश्चन में आपको LCM दिया गया है, मीन्स आपको HCF निकालना है, ठीक है। रेशियो में आपको क्या दिया गया है, LCM, और आपको सम निकालना है। मीन्स आपको रेशियो भी दिया गया है, LCM भी निकालना है। अब आपको क्या याद रखना है, मुझे LCM HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 3 और 4 का क्या करेंगे, 3 और 4 का हम या तो LCM निकालेंगे या इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर बोला। हम इनका क्या करें, 12, 3 × 4 क्या होता है, 12। और फिर हमें क्या दिया गया है, LCM दिया गया है। हम अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किसे, 12 करेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा। ये था अभी खाली कहाँ तक, HCF तक, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है द सम ऑफ नंबर्स, इन जो नंबर्स दिए गए हैं ना, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, हमें इनका सम बताना है। अगर हम इनका सम करेंगे, वो कितना आ जाएगा, 7। लेकिन हमें कितना यहाँ पर HCF निकल के आया, HCF हमें कितना निकल के आया, 10। दिस मीन्स इनको मल्टीप्लाई करो आप, 10 × 70 इसका आंसर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी करोगे, यहाँ पर 3 है, हमें एक कितने के बराबर है, 10 है, दिस मीन्स ये 30 होगा। ये 4 है, जब एक 10 के बराबर है, 4 कितने के बराबर होगा, 40। इनको ऐड करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तब भी 70 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 7:9, देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड ग्रेटर नंबर। देखिए, टू नंबर्स आर इन रेशियो, टू नंबर्स रेशियो में है और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस दिया गया है 10। लेकिन असल में इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। दिस मीन्स 2 डिफरेंस है, लेकिन हमें कितना दिया गया है, 10। तो देयरफॉर ए कितने के बराबर है, 1 यूनिट कितने के बराबर है, या 1 कितने के बराबर है, 10 / 2 = 5। दिस मीन्स 1 5 के बराबर है। अब हमें बताना है फाइंड द ग्रेटर नंबर। जब 1 5 के बराबर है, इनमें ग्रेटर नंबर कौन है, बिल्कुल सिंपल 9 है।
तो जब 1 5 के बराबर है, 9 कितने के बराबर होगा, 9 × 5 इक्वल टू 45। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45। अब ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 and 20 18 30 लीव द रिमाइंडर 9 इन ईच केस। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब आपको यहाँ पर दिया गया फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द लीस्ट, लीस्ट से आपको ये दिमाग में याद रखना है कि मुझे एलसीएम निकालना है। अगर यहाँ पर पूछा गया होता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फिर आप वहाँ HCF निकालोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइंड द लीस्ट मीन्स आपको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 20 18 30 का हम एलसीएम निकालेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 20 18 30, 2 10 जार 20, 2 9 जार 18, 2 15 जार 2 5 जार 10, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 7 ऐसे ही रहेगा, तो 5 1 जार 9 7 ऐसे ही रहेगा, 3 1 3 3 जार 7 ऐसे ही रहेगा, 3 1 1 7 7 3 जार 21 21 3 2 2 जार 4 4 5 जार 20 20 into 3 60 60 into 3 180 60 into 3 180 10, ठीक है, 9 है 15 है, 2 5 जार 10, 9 ऐसे ही रहेगा। ये मैंने यहाँ पर क्यों किया इसको, ये तो 15 ऐसे ही रहेगा, ये मैंने यहाँ गलत किया है, ठीक है। 2 5 जार 10, 9 ऐसे ही रहेगा, 15 भी ऐसे ही रहेगा, 3 5 ऐसे ही रहेगा, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 5 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 3 1 जार 5 ऐसे ही रहेगा, 5 1 1 1 5 3 जार 15 15 3 जार 15 3 जार 45 45 into 2 90 90 to 2 180। देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाता है 180, लेकिन इसका शॉर्टकट भी ऐसा था, जब आप इसको डबल ट्रिपल करोगे तो तब भी आपको ये आ जाएगा। लेकिन एलसीएम में आपको ये याद रखना है, जो आपको रिमाइंडर दिया गया होगा लास्ट में, इसको आपको ऐड करना है, इसको ऐड करना है मीन्स अब हम यहाँ करेंगे 180 प्लस रिमाइंडर, वो क्या है 180 प्लस 9, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 189 189। और आपके ऑप्शन में भी इसको लॉजिकली के साथ भी कर सकते हो। सपोज़ आपको यहाँ दिया गया है ऑप्शन में 189, सेकंड दिया गया है 199। देखिए आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 80 13 लीव द रिमाइंडर 9 इन ईच केस। मीन्स आप मुझे इनका लीस्ट नंबर बोलो, किनका 20 18 13 का, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर हमेशा 9 रहेगा। सपोज़ अगर मैं इसको यहाँ एक लॉजिक के साथ करता हूँ, 20 डिवाइड बाई, सपोज़ मैं इसको यहाँ 20 लेता हूँ, 20 जब मैं इसको लूँगा, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 6 120, 120 14 8 2 सर 16 9, जब मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ 9 0 0 9 9 2 सर 18, जब मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरा 180 आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरा फिर भी 9 रह जाएगा, मीन्स हाँ 189 आपका सही है। इसी तरह से आप अब 18 भी यहाँ अप्लाई करो, 13 भी इसका आप अप्लाई करो, तब भी आपका रिमाइंडर 9 रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस और करते हैं, और HCF LCM इसी से आपका ख़त्म होगा, ठीक है। हार्डली 10 या 15 मिनट लगेंगे अब यहाँ बस 3-4 क्वेश्चन है, हम इनको करते हैं, और उसके बाद में लास्ट में आपको विदिन 2 मिनट में सारा रिवीजन कराऊंगा इन सिनॉप्सिस क्रैक्स में, ठीक है। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, फाइंड HCF ऑफ 7 पावर 21 - 1 7 पावर 42 - 1। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको किन से लेना देना है, फिर आपको पावर से लेना देना है, मीन्स आपको पावर्स का HCF निकालना है। जब आपको ऐसे में कोई क्वेश्चन आ जाता है, दिस मीन्स आपको पावर्स का LCM निकालना है, ना कि आपको बाकी किसी से के साथ कुछ नहीं करना है, आपको खाली किसका HCF निकालना है, 21 and 42। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, 21 and 42 का आपको HCF निकालना है। देखिए पहले भी मैंने आपको अभी समझाया HCF का कंसेप्ट क्या है, या तो वो छोटा नंबर होगा या छोटे से छोटा होगा।
फिर हमें देखना है क्या वो छोटा नंबर इसका फैक्टर है। देखिए हाँ बिल्कुल 21 इसका फैक्टर है, मीनस 21 42 को डिवाइड करता है, मीनस इसका एचसीएफ क्या है 21 है। तो दिस मीनस इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, इसका एचसीएफ क्या है 721 माइनस 1। आपको ऐसे होते हैं ऑप्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस को 42 माइनस 1, बी 721 माइनस 1, या सी फिर कोई और होगा 742 प्लस 1 ऐसे होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आ गया 21 का क्या है 721 माइनस 1 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 148 246 623 so as to leave remainder 4 6 11 respectively। यहाँ आपको क्या है ग्रेटेस्ट, दिस मीन्स आपको HCF निकालना है। जब आपको यहाँ ग्रेटेस्ट देखने को मिला मीन्स आपको यहाँ HCF निकालना है। यहाँ अगर फाइंड लीस्ट होता या स्मॉलेस्ट होता फिर आप LCM निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या है HCF निकालना है। HCF में आप क्या करते हैं, जो भी आपको रिमाइंडर दिया गया होता है उसको आप माइनस करो टर्म से, मीन्स इसको आप माइनस करो, इसको भी आप माइनस करो, इसको भी आप माइनस करो, किन से, इनसे सीक्वेंस में, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा। ऐसे अगर आप माइनस भी नहीं करोगे आप डायरेक्टली इनका एचसीएफ निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा, अगर आप माइनस करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन माइनस करने से थोड़ा इजी रहता है। सपोज 148 को मैं माइनस 4 करूँगा वो कितना हो जाएगा 144, 246 को मैं माइनस 6 करूँगा वो कितना रह जाएगा 240 वो रह जाएगा, क्योंकि 246 को मैं जब माइनस करूँगा 6 और 623 का जब मैं 11 करूँगा माइनस वो कितना रह जाएगा 612। अब मुझे देखना है इनका HCF क्या होगा, हम डायरेक्टली इनका भी HCF निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप माइनस करो यहाँ, लेकिन इनसे थोड़ा इजी होता है माइनस करने से। किसमें HCF में। LCM में हम क्या करते हैं, हम पहले गिवन टर्म्स को यहाँ LCM निकालते हैं और फिर लास्ट में जो रिमाइंडर दिया गया होता है उसको हम ऐड करते हैं, लाइक जो हमने यहाँ किया था, ठीक है, हमने लास्ट में रिमाइंडर ऐड किया। देखिए यहाँ पर इनमें स्मॉलेस्ट कौन नज़र आता है मुझे 144 ये मुझे ऐसे ही पता चलता है कि 144 इसका फैक्टर तो नहीं है, ठीक है, मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। अब मुझे देखना है 144 के फैक्टर्स क्या है। 144 को मुझे पहले ही नज़र आता है कि ये 12 इंटू 12 है, 12 इंटू 12 है, मीनस 12 स्क्वायर मीनस 44। अब मुझे देखना है क्या ये 12 इसका फैक्टर है, क्या ये इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 12 2 24 0, 12 5 60 और 1 12 1 12, दिस मीनस 12 इसका आंसर है, 12 इसका आंसर रहेगा। आपको वहाँ पर यही पूछा गया था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा किसको, मतलब वो नंबर आपको निकालना है, वो मैंने निकाला क्या है 12। 12 जब इनको डिवाइड करेगा 148 को डिवाइड करेगा, 246 को डिवाइड करेगा, 2623 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 4 6 11। देखिए अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि कैसे है। सपोज फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, मैंने वो ग्रेटेस्ट नंबर निकाला क्या है वो 12 है, जो डिवाइड करेगा किसको 148 को या 246 को 623 को। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा 148 को जब वो डिवाइड करेगा रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 4। अब मुझे देखना है ये सही है या गलत है। 12 इंटू 12 क्या होता है 144, कितना बचा है रिमाइंडर 4, दिस मीन्स मेरा आंसर सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 एंड 183 एंड लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पर आपको रिमाइंडर कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे। अब आपको कोई रिमाइंडर नहीं दिया गया है, आपको ऐसे ही बताया गया है कि आप वो नंबर निकालो, जब आप उस नंबर से डिवाइड करोगे इन टर्म्स को आपको रिमाइंडर सेम आ जाएगा हर टाइम। हम करते हैं अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। 91 माइनस 43, 183 माइनस 91, 183 माइनस 43, ये आता है 90 48, हाँ ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 जब मैं करूँगा 2 यूनिट डिजिट होगा
और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 183 को माइनस करूँगा 43 तो सिंपल आ जाएगा 140। अब मुझे देखना है, मुझे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट मीन्स मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। मुझे स्मॉलेस्ट देखना है क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है 48 है, क्योंकि HCF में हमेशा या तो स्मॉलेस्ट के बराबर होगा या स्मॉलेस्ट से छोटा होगा। अब मुझे इसके फैक्टर देखने हैं क्या है, 4 12 क्या है 14। अब मुझे देखना है क्या इन दोनों में से कोई इनका फैक्टर है सबका, 92 का भी 140 का भी। तो यहाँ मुझे पता चलता है 12 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि मुझे टेबल याद है। 4 हाँ इसको करेगा डिवाइड और 140 को भी डिवाइड करेगा, मीन्स यहाँ पर वो नंबर कौन सा है 4 है। अब जब आप इसको अप्लाई करोगे, सपोज इसने क्या पूछा था 91 183, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है क्या मुझे यहाँ रिमाइंडर हर टाइम सेम आ जाएगा। अब मुझे देखना है क्या यहाँ रिमाइंडर मेरा हर टाइम सेम आ जाएगा। 4 9 जार 4 8 जार 40, रिमाइंडर क्या बचा मुझे यहाँ 3 रिमाइंडर है। 4 2 जार 8, यहाँ पर क्या बचा 1, ये होगा 11। 4 2 जार 8, दिस मीन्स फिर भी यहाँ कितना बचा रिमाइंडर 3। यहाँ पर भी हम जब यही करूँगा यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बचेगा, मीन्स हाँ वो ऐसे मैंने ढूंढा, जब मैं इनको डिवाइड करूँगा रिमाइंडर हर जगह सेम आ जाएगा। अब मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊँगा, हार्डली 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे इसको। देखिए अब मैंने यहाँ पर लास्ट में कुछ फार्मूलाज लिखे जो मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में यूज़ किए, लेकिन अब मैं आपको यहाँ इनका रिवीजन कराऊंगा। ऐसे मैंने आपको क्या बोला, या तो वो स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर होगा या स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा होगा, ठीक है। एल से मैंने आपको क्या बोला, या तो वो ग्रेटेस्ट नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। एलसीएम हमेशा डिवाइड होता है किससे, HCF से, ये हमेशा आप याद रखोगे। और मैंने आपको बोला जब एलसीएम HCF एंड एलसीएम आपको दिया गया होगा और फर्स्ट नंबर भी दिया होगा या कोई नंबर दिया गया होगा, आपको दूसरा नंबर निकालना है, तब आपको ये फार्मूला यूज़ करनी है, ठीक है। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एडवांस्ड है, आपके SSB में तो नहीं आ सकता है, कांस्टेबल में तो नहीं आएगा, लेकिन ये फार्मूलाज आप याद रखना, आपको HCF एंड एलसीएम में बहुत काम आ जाएंगे अच्छे एग्जाम्स के लिए। एलसीएम किसके बराबर होता है, HCF इंटू A इंटू बी, मतलब ये होता है फर्स्ट नंबर, ये होता है सेकंड नंबर। अगर अब आपको फर्स्ट नंबर निकालना होगा ऐसे क्वेश्चन में, आप क्या करोगे, HCF इंटू A करोगे, क्योंकि A फर्स्ट नंबर होता है, B सेकंड नंबर होता है। अब अगर आपको सेकंड नंबर निकालना होगा, आप क्या करोगे, HCF से मल्टीप्लाई करोगे B को। अब अगर आपको पूछा गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन में सम निकालना, फिर आप क्या करोगे, दोनों नंबर्स का सम करोगे, फिर HCF से मल्टीप्लाई करोगे। A प्लस बी डिफरेंस में क्या करोगे, 2 नंबर्स का डिफरेंस करोगे और HCF से मल्टीप्लाई करोगे। मीनस ये अगर मैं इसको ओपन करूँगा, ये कैसे होगा, देखिए LCM डिवाइड बाई HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, ठीक है। ये आप याद रखना है, इन फार्मूलाज को आप याद रखना, आपके अच्छे एग्जाम्स में काम आ जाएगा। और रही बात, जब आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया होगा, आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है मैक्सिमम इन नंबर, मतलब आपको मैक्सिमम इन नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वली नंबर में आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड्स आ जाएंगे, या आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा गया है, मैक्सिमम को डिस्ट्रीब्यूट लाइक करना है या इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस टाइम आप HCF निकालना, ठीक है। डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन में HCF निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स होंगे नॉट, सेम या लेफ्ट, 1 2 3 कुछ समथिंग, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली LCM निकालना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको ये होता है बेल रिंगिंग, रनिंग होता है, दौड़ना घूमना, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि बेल कितने बजे रिंग करेगी दोबारा, कितने बजे हम दोबारा मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली LCM निकालना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम और HCF। तो ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट मैंने आपको बोला कैसे फैक्टर्स हमने पढ़े, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज हमने सिखाई आपको कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी एंड HCF एंड LCM, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना पढ़ो, इसको रिवाइज़ करो और एग्ज़ाम में अपीयर होना बिना टेंशन के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।